वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तरीके हैं, कैसे उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि उनके द्वारा कोई भी फ्रॉड काम ना किया जा रहा हो, कोई भी माल प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं किया जा रहा हो। वो राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में और राइट समय पे जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कस्टमर के इंटरेस्ट में जो है प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको जो है डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके आसपास जो दुकान होती है वहाँ पर एक सर्टिफिकेट वो टांग कर रखते हैं कि यानी कि वो जो वहाँ का जो लोकल एरिया का जो बिजनेस कमेटी है उनके द्वारा वो दुकान को सर्टिफाई किया जाता है। तो ये बिजनेस एसोसिएशन होता है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड होते हैं और वो ग्रुप जो है अपने यहाँ पर जो भी उनके यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर होती हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, जिसको सभी मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है कस्टमर को लेकर। जैसे कि द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ये सब क्या है, इन्होंने जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है बना रखे हैं और जो इनके मेंबर होते हैं उनको वो गाइडलाइंस जो है फॉलो करना होता है अगर जब भी वो कस्टमर से डील करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। कंज्यूमर को अवेयर करके, जैसे आप देखते हो कि अलग अलग कैंपेन चलता है, जागो ग्राहक जागो, तो कंज्यूमर को अवेयर करके जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब कंज्यूमर को पता होगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को हम कंज्यूमर एसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि मेंबरशिप बेस्ड होता है, जो कि नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है, जो कि क्रिएट की जाती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है फैलाएंगे, लॉबी करते हैं जिससे कि लॉ द्वारा जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके प्रोड्यूसर और सेलर से। तो ये जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको बनाकर जो है आप यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर जो NGO होते हैं, ये क्या करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जो है कैंपेन चलाते हैं। ये अगर किसी के साथ, किसी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हुआ होता है तो उसको जो है वहाँ पर काउंसलिंग देते हैं, उसको जो है सपोर्ट करते हैं कि उसको कैसे जो है जाकर फॉरम में कंप्लेंट करना चाहिए, कैसे उसको रेमेडीज मिलेगी, वो सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। जैसे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हो गया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, द कंज्यूमर आई इंडिया, ग्राहक शक्ति। तो ये सब क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लॉस तो बनाया ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 8800001915, या फिर आप जो है 1800111400 या फिर 1915, इस नंबर पे कॉल करके जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ जो है कोई धोखाधड़ी हुई है। या फिर आप वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in, तो इस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये नंबर जो है चेंज होते रहते हैं, तो आपको वेबसाइट पर एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन अभी जो है consumerhelpline.gov.in पर आपको यही व्हाट्सएप नंबर और यही जो है कॉल नंबर आपको दिया जाएगा। तो इनका यूज़ करके जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाया जा सकता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए, उसको डील करने के लिए, कंज्यूमर को जो है मुआवजा दिलाने के लिए 3 रिड्रेसल कमीशन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 28 में जो है बताया गया है। तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो यहाँ पर कस्टमर कब जाता है, जब अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज की और उसका कंसिडरेशन जो था वो 1 करोड़ से कम था, यानी कि अप टू 1 करोड़ था, 1 करोड़ तक था, तो उस केस में आप जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं, वहां पे आप जाएंगे। यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे कंप्लेन करेंगे और वहां पे जो है आपकी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। क्लियर। तो पहला ये हो गया। वहीं पे दूसरा है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 42 में समझाया गया है, बताया गया है, जिसको हम स्टेट कमीशन भी कहते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई ऐसा गुड्स या सर्विस परचेज किया जिसकी कंसिडरेशन यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो 1 से 10 करोड़ के बीच थी, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से तक थी, तो उस केस में जो है आप कहाँ जाएंगे, आपके स्टेट में जो रिड्रेसल कमीशन होगा, जो स्टेट कमीशन होगा, आप वहाँ जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। याद रहे कि स्टेट कमीशन में
में एक तो ये हो गया कि अगर आपकी वैल्यू जो है 1 से 10 करोड़ रुपए की है गुड्स की, तो उस केस में आप यहाँ पे जा सकते हैं। या फिर अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए थे, वहाँ से ऑर्डर पास हो गया और आप उसके ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं हैं और लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है फर्दर आगे आना चाहते हैं, तो आप जो है स्टेट कमीशन में आके कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए, वहाँ से एग्रीव्ड हुए, आप वहाँ के ऑर्डर को आप जो है, आपको लगता है कि ऑर्डर गलत हो, आप उसके अगेंस्ट जो है स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर 1 से 10 करोड़ की वैल्यू का गुड था, सर्विस था, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो आप सीधे स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर जो है आप जो है कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू जो है, उसका कंसिडरेशन जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप जो है सीधे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकते हैं, जिसको हम नेशनल कमीशन भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आने के लिए या तो आपका जो गुड्स और सर्विस परचेज किया उसकी वैल्यू कंसिडरेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आप स्टेट कमीशन गए थे और स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया और उसके ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, उसके ऑर्डर से आप खुश नहीं हो, आप जो है उसको फर्दर ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हो, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी एग्रीड होता है, तो फाइनली वो फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। तो ये पूरा जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि जो कि सेक्शन 28 में बताया गया है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी, वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाती है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। और गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि एक से ज़्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन होना चाहिए, तो वो फिर इस्टेब्लिश कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में इफ़ इट डीम्स फिट इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में ए तो होना ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा जो है वो कमीशन कर सकती है। जैसे कि जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस केस में वहाँ पे गवर्नमेंट करती है कि वहाँ पे जो है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन ओपन कर देती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं उसको। एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में दो लोग, यहाँ पे आप देखेंगे 2 पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे 2 लोग नहीं 2 पॉइंट देखेंगे। पहला, एक प्रेसिडेंट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा, और वहीं पे दूसरा, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कम से कम 2 मेंबर तो होंगे ही प्रेसिडेंट के अलावा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कहती है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगी और जो है उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी कर सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन की मेंबरशिप हो गई, यानी कि कितने लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज जुरिस्डिक्शन, यानी कि यहाँ पे किस मामले को जो है यहाँ पे समझा जाता है, यहाँ पे जो है डील किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपये, यानी कि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वैल्यू अगर नहीं है गुड्स या सर्विस की, जो भी कंज्यूमर ने परचेज किया है, तो उस केस में उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेन करना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही उसको डील करेगी। क्लियर? तो अब जो है यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैसे उसकी प्रोसीजर होती है। तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप इसको समरी में समझिएगा। अब सपोज करिए कि आपने जो है 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज किया। क्लियर? अब जो है आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब आप जो है आप कंप्लेन करोगे, तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो नोटिस भेजती है किसको? अपोजिट पार्टी को, और फिर 5 दिनों का मौका देती है कि आप जो है आपस में सेटलमेंट कर लीजिए, यानी कि मीडिएशन कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है, या फिर स्टेट कमीशन जाओगे या फिर नेशनल कमीशन जाओगे, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो है आपस में मीडिएट कर लीजिए। अगर वहाँ पे मीडिएशन का ऑप्शन होता है तो मीडिएशन के लिए आपको जो है 5 दिनों का मौका दिया जाता है। तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज,
if it appears to the district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि हाँ सेटलमेंट हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, तो वो जो है दोनों पार्टी को डायरेक्ट करेगी टू गिव इन राइटिंग विद इन 5 days कंसेंट टू हैव देयर डिस्प्यूट सेटल्ड बाय मीडिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2029 में चैप्टर 5 है, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर दोनों पार्टीज सेटलमेंट करती हैं, दोनों पार्टीज मीडिएशन करती हैं, तो 5 दिनों के अंदर जो है उनको राइटिंग में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देना होगा। तो सबसे पहले अगर वहां पे मीडिएशन का चांस होता है, तो ये नहीं कि जो है मीडिएशन का चांस नहीं लेकिन फिर भी जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दे दे कि नहीं आप मीडिएशन करिए, ऐसा नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ चांसेस हैं, तो मीडिएशन करने के लिए जो वहाँ पे 5 दिनों का टाइम दिया जाता है और रिटन में जो है वहाँ पे मीडिएशन का जो है वहाँ पे आपको देना पड़ता है कि हाँ हम दोनों पार्टीज हैं और दोनों मीडिएशन करने को तैयार हैं। अगर मीडिएशन फेल हो जाता है, इफ मीडिएशन फेल्स, तब वहाँ पे क्या होता है, वेयर द कंप्लेंट रिलेट्स टू एनी गुड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल refer a copy of the admitted complaint within 21 days from the date of its admission to the opposite party mentioned in the complaint, directing him to give his version of the case within a period of 30 days or such extended period not exceeding 15 days as may be granted by it। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो मीडिएशन के लिए 5 दिन मिला आपको, अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो उस केस में जो कंप्लेंट जिसने कंप्लेंट डाला है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसने जो कंप्लेंट दिया है, उसके कंप्लेंट डालने से 21 दिनों के अंदर जो उसकी कॉपी होगी वो जो है जो दूसरी अपोजिट पार्टी होती है उसको भेजी जाती है और फिर अपोजिट पार्टी से जो है 30 डेज में जो है उसको जो है अपना जवाब वहाँ पे देना होता है। अपोजिट पार्टी मेंशन्ड इन द कंप्लेंट डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन ऑफ द केस, यानी कि उसका क्या कहना है उसको 30 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। और वहीं पर अगर कुछ केसेस में एक्सटेंड भी टाइमिंग मिल जाता है तो वहाँ पर 15 दिन का मैक्सिमम जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 30 + 15 45 दिन, लेकिन नॉर्मली उसको 30 डेज में अपना जवाब देना होता है। तो कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया, मीडिएशन फेल हो गया तो 21 दिनों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी और नोटिस के मिलने से 30 दिनों के अंदर जो अपोजिट पार्टी है उसको अपनी बात वहां पे रखनी होगी। और इन केस कभी कभी जो है वहां पे जो अपोजिट पार्टी है उसको 15 दिन का ग्रांट भी जो है मिल जाता है कि उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपना जवाब देने के लिए। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इफ द कंप्लेंट एलिग्स a defect in the goods which cannot be determined without proper analysis और test of the good। अब कंडीशन ये आती है कि जो कंज्यूमर उसने गुड्स लिया था या सर्विस लिया था, अगर उसने गुड्स परचेज किया था तो अगर वो गुड्स जो है बिना टेस्टिंग के उसमें जो है काम नहीं हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि उस गुड्स की टेस्टिंग करवाई जाती है। ठीक है। ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, सील इट एंड ऑथेंटिकेट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रेफर द सैंपल सो सील्ड टू द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी along with a direction that such laboratory to make an analysis or test whichever may be necessary। यानी कि बहुत बार ऐसा गुड्स होता है, ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप जो है उसको देख के नहीं बता सकते हो कि हाँ वो ख़राब है, आपको जो है उसको टेस्ट करना पड़ता है, लैब में भेजना पड़ता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है वो जो है लैब में भेजेगी टेस्ट करने के लिए सैंपल उसका लेके, विथ अ व्यू टू फाइंडिंग आउट वेदर सच गुड्स सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट एलिग्ड इन द कंप्लेंट और फ्रॉम एनी अदर डिफेक्ट एंड टू report its finding thereon to the district commission within a period of 45 days of the receipt of the reference or within such extended period as may be granted by it। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सैंपल भेजेगी कहाँ पे, लेबोरेटरी में उसको टेस्टिंग के लिए, तो 45 दिनों के अंदर जो है उसको जो है अपना जवाब, अपना रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, पहले जो है मीडिएशन हुआ, मीडिएशन फेल हो गया तो उस केस में जो है 21 दिनों के अंदर जो है नोटिस अपोजिट पार्टी को भेजेगी, अपोजिट पार्टी को 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो जो अपनी बात रखे, उसके बाद फिर जो है केस स्टार्ट हो जाता है। और अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट था तो केस सॉल्व हो जाएगा, सीधे डिसीजन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट था जिसकी टेस्टिंग जरूरी होती है तो वहाँ पे जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है सैंपल लेके और 45 डेज का वहाँ पे जो है टाइम दिया जाता है कि 45 डेज के अंदर जो है वहाँ पे उसको जो है टेस्ट की रिपोर्ट जो है वहाँ से आ जाए। उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाता है। एवरी complaint shall be disposed within a period of 3 months from the date of receipt of notice by opposite party where the complaint does not require analysis or testing of communities। यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी टेस्टिंग या फिर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में 3 महीने के अंदर जो केसेस है उसको डिस्पोज कर देना होता है। वहीं पे अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 महीने का टाइम लिया जाता है, 5 महीने के अंदर जो वहाँ पे केस को डिस्पोज किया जाता है। यानी कि कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो उसके केस को जो है
3 महीने के अंदर। कब से 3 महीने के अंदर? जब अपोजिट पार्टी को जो है रिसिप्ट दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तब से 3 महीने के अंदर उसको केस को बंद करना होता है। अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 महीने के अंदर। जैसे कि सर्विस है तो सर्विस के केस में टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको 3 महीने के अंदर ही उसके इसको सुलझाया जाता है। लेकिन अगर गुड्स है वहाँ पे टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे 5 महीने तक का वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है। अब बात कर लें कि क्या ऑर्डर होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर केस जीत जाता है, डिफॉल्ट होता है और जो है सेलर की गलती होती है, तो उस केस में जो है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिफेक्ट स्पेसिफाइड इन द कंप्लेंट और दैट एनी ऑफ द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट अबाउट द सर्विस और एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और claim for compensation under product liability are proved, it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more of the following namely। तो नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे डिसीजंस होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकती है अगेंस्ट अपोजिट पार्टी, यानी कि जब प्रूफ हो जाता है कि हाँ अपोजिट पार्टी की गलती है तो उस केस में जो है ये फॉलोइंग डिसीजंस जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकती है। एक या एक से ज़्यादा जो है अप्लाई कर सकती है। क्या क्या है? सबसे पहला, टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन, यानी कि जो भी लेबोरेटरी ने पॉइंट आउट किया कि हाँ इस गुड्स में ये डिफेक्ट है तो वो जो है अपोजिट पार्टी को बोला जाता है कि आप उस डिफेक्ट को रिमूव करो। पहला तो ये डिसीजन हो गया। दूसरा, टू रिप्लेस द गुड विथ न्यू गुड ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो सेलर को बोल देगी, अपोजिट पार्टी को बोल देगी कि आप जो इस गुड्स को रिप्लेस करिए और नया सामान दीजिए उसको जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। या फिर तीसरा है, टू रिटर्न टू द कंप्लेंट द प्राइस और एज द केस में बी द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेंट अलॉन्ग विद द सच इंटरेस्ट ऑन सच प्राइस और चार्जेस एज में बी डिसाइडेड। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है उसको बोला जाता है कि जो जिसने कंप्लेंट की है उसको जो भी प्राइस है, जिसने प्राइस पेड किए हैं उसको जो है वो दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ जो है वहाँ पे पैसे वापस करने को बोला जाता है। या फिर to pay such amount as may be awarded by it as compensation to the customer for any loss or injury suffered by the consumer due to negligence of the opposite party, यानी कि अपोजिट पार्टी ने नेग्लिजेंस किया, इसकी वजह से जो भी लॉस या इंजरी हुई है कंज्यूमर को उसके लिए भी जो है वहाँ पे कंपनसेशन उसको जो दे, यानी कि जो प्राइस उसने पे किया वो तो दे, उसके अलावा ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जो भी इंजरी हुई है उसके लिए भी जो है कंपनसेशन अपोजिट पार्टी दे। या फिर ई है, टू पे सच अमाउंट एज में बी अवॉर्डेड बाई इट एज कंपनसेशन इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अंडर चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में कुछ प्रोडक्ट लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पनिशमेंट दिया जा सकता है। एफ है, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसीज इन दिस सर्विस इन क्वेश्चन। डिफेक्ट को, जो भी गुड्स या डेफिशिएंसीज में डिफेक्ट है उसको रिमूव करिए जहाँ पे लैब टेस्टिंग नहीं हुई है और लगता है कि फिर भी गुड्स में डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करें। या फिर जी है, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट देम, यानी कि अगर कोई सेलर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है, फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, उसको डिसकंटिन्यू करेगा। आप सपोज करिए कि आप जो है गलत एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, प्राइस को घटा बढ़ा के दिखा रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। नॉट टू ऑफर द हैजार्डस और अनसेफ गुड्स फॉर सेल, यानी कि अगर कोई सेलर जो है कोई ऐसा सामान बेच रहा है जिससे कि किसी को नुकसान पहुंच सकता है तो वो जो है वहाँ पे सेल को बंद कर दे। टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल, यानी कि अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिससे कि सामने पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है तो उसको जो है आप विड्रॉ करिए, आप जो है नहीं बेच सकते हो। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड टू डेजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विस विच आर हैजार्डस इन नेचर, यानी कि आप जो है जो भी हैजार्डस गुड्स बना रहे हो उसको सीज कर दिया जाएगा। ठीक, देन है टू पे सच सम एज मे बी डिटरमाइंड बाई इट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट लॉस और इंजरी हैज़ बीन सफर्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर हु आर नॉट आइडेंटिफाइबल कन्वीनियंटली, प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ सम सो पेबल शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड एज केस में बी टू सच कंज्यूमर्स, यानी कि आप सपोज करें कि कोई कंज्यूमर है, कोई सेलर है, उसने बहुत सारे कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट बेच दिया था और सबके साथ वो धोखाधड़ी हो गया, यानी कि सबके साथ डिफेक्टिव हो गया, लेकिन उस केस में कुछ ही नहीं कंप्लेन किया, तो इस केस में जो अपोजिट पार्टी होगी जिस पे फाइन लगाया जाएगा उसको 25% से
ज़्यादा जो है उसको वहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। जितने भी वैल्यू का उसने डिफेक्टिव गुड बेचा है उसका 25% जो है उसको या उससे ज़्यादा का फाइन उसको देना पड़ता है। टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर किसी ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग गलत एडवर्टाइजिंग जो है पब्लिश कर दिया है तो उस केस में जो है उसको करेक्ट एडवर्टाइजिंग जो है वहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा, वो भी पूरे खर्चा खुद उठाकर अपोजिट पार्टी को। टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज, यानी कि जो भी खर्चा आया है दूसरे पार्टी को उसको जो है प्रोवाइड करे। टू सीज एंड रजिस्ट फ्रॉम इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि ऊपर पहले भी हो चुका है कि यानी कि आप जो है सीज कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको जो रोक दिया जाएगा कि आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ क्या कहते हैं डिसीजंस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकता है। और याद रहे कि ये जो डिसीजंस हैं ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही नहीं, ये स्टेट कमीशन, ये नेशनल कमीशन भी ले सकती है। तो यानी कि स्टेट कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन हो, प्रोसेस यही होता है। प्रोसेस क्या होता है कि आप जो है कंप्लेंट करोगे, कंप्लेंट करने के बाद जो है पहले मीडिएशन का ऑप्शन देखा जाएगा, मीडिएशन फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो है वहाँ पे अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजी जाएगी, उसको 30 दिन का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर गुड्स और सर्विस का केस देखा जाएगा। अगर जो है लैबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे जो है 3 महीने के अंदर जो है केस को सुलझाया जाएगा, नहीं तो फिर अगर लैब टेस्ट की जरूरत होगी तो वहाँ पे 5 महीने के अंदर जो है केस को सुलझाया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं किसी भी रिड्रेसल एजेंसी द्वारा। यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनी पर्सन एग्रीड बाई एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो है ऑर्डर पास कर दिया। अब अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है उससे तो 45 दिनों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट आप जो है स्टेट कमीशन में एप्लीकेशन दे सकते हो। तो 45 दिनों के अंदर, आज जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास किया तो आज से 45 दिन के अंदर आपको जो है स्टेट कमीशन में अप्लाई करना होगा अगर आप जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 42 में है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और इसको हम स्टेट कमीशन कहते हैं और ये हर स्टेट में पाया जाता है। हर स्टेट में जो है इस्टेब्लिश होता है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे अपने स्टेट में नॉर्मली जो है उनका जो भी कैपिटल होता है वहाँ पे जो है इसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी से स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है और स्टेट कमीशन भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। बस वहाँ पे 1 करोड़ से नीचे है तो वहाँ पे जाएंगे। अगर 1 से 10 करोड़ का है तो आप सीधे स्टेट कमीशन में जो है अप्लाई कर सकते हैं, केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो ईच स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे कौन कौन होगा हर कमीशन में, स्टेट कमीशन में? तो एक तो प्रेसिडेंट होगा और दूसरा नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 से कम नहीं होते हैं और यहाँ पे 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 4 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट जो बात करती है और उसको अप्रूव करवाती है। क्लियर। तो 4 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। तो ये जो है यहाँ पे स्टेट कमीशन के मेंबरशिप हो गई। तो अब बात कर लें कि स्टेट कमीशन में किस टाइप के केसेज आते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के केसेस को जो है यहाँ पे डील किया जाता है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए थे, आपको वहाँ पे ऑर्डर हो गया, उससे एग्रीव्ड है तो आप स्टेट कमीशन आ सकते हो। या फिर अगर आपकी वैल्यू जो है गुड्स की या सर्विस की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो फिर आप स्टेट कमीशन में आके जो है कंप्लेन कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा यहाँ पे। क्लियर। एनी पर्सन एग्रीड बाई एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट कमीशन में प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी आप जो है एग्रीव होते हैं तो उस केस में आप जो है नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो भी 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर। आज ऑर्डर आया है, 30 दिनों के अंदर जो है आपको नेशनल कमीशन में जो है वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। क्लियर। An appeal filed before the state commission or the national commission as the case may be shall be made to dispose of the appeal within a period of 90 days from the date of admission। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टेट कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन हो, 90 दिनों के अंदर उनको जो है यानी कि 3 महीने के अंदर जो है उनको केस को क्लोज करना होता है। क्लियर। तो स्टेट कमीशन में प्रोसीजर वही रहेगा कि कंप्लेन आएगी, जो है ऑर्डर जो है भेजा जाएगा अपोजिट पार्टी को, नोटिस भेजा जाएगा, अपोजिट पार्टी आएगी, केस लड़ा जाएगा। उसके बाद अगर गुड्स सर्विस है उसमें लैब टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो है वहाँ पे
तुरंत जो है उसको डिसीजन सुना दिया जाएगा केस के अकॉर्डिंग। देन आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेक्शन 53 में है। तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, वो भी एनसीटी रीजन में। क्लियर। और इसको जो है हम नेशनल कमीशन भी कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम नेशनल कमीशन कहते हैं। तो नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि यहाँ पे 4 मेंबर से कम नहीं हो सकते, एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर ही होगा, और 4 से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रिस्क्राइब करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होगा नेशनल कमीशन के केस में, जो प्रेसिडेंट होगा उसकी एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर इन केस ऑफ एनी अदर मेंबर, यानी कि अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएगा। और या फिर कोई जो मेंबर हैं, 4 मेंबर होते हैं, उनकी एज 67 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर कोई पर्सन 70 ईयर से ज़्यादा है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अगर कोई पर्सन 67 ईयर से ज़्यादा है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर। द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन। अब नेशनल कमीशन में कौन से केसेस आएंगे, तो नेशनल कमीशन बट ऑब्वियस होता है कि जो स्टेट कमीशन से एग्रीव्ड हैं वो नेशनल कमीशन आ सकते हैं, या फिर जिनकी अमाउंट, जिनकी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹10 करोड़, या फिर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, या फिर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो इन तीनों के केस में जो है आप नेशनल कमीशन आ सकते हैं। क्लियर। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू है गुड्स और सर्विस का और धोखाधड़ी हुआ तो आप नेशनल कमीशन आइए। अगर स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाना है तो आप नेशनल कमीशन आइए। सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है तो आप नेशनल कमीशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सेम चीज़ है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय नेशनल कमीशन मे प्रीफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो अगर अब आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी नाखुश हैं तो फिर आप जो है 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जो है केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है पूरा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, जहां पे सबसे पहले अगर आपके वैल्यू की जो वैल्यू है गुड्स या सर्विस की वो 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे। क्लियर। अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से नाखुश हैं या फिर आपके जो वैल्यू है गुड्स और सर्विस की वो 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो आप स्टेट कमीशन जाओगे। अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से जो है एग्रीव्ड है यानी कि खुश नहीं है, और या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आप जो है नेशनल कमीशन जाते हो। नेशनल कमीशन के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड होते हो, नाखुश होते हो, तो उस केस में फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो 30 दिनों के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन जाने के लिए 30 दिन का मौका मिलेगा, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन जाने के लिए 30 दिन का मौका मिलेगा, और नेशनल कमीशन से आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी वहाँ पे आपको 30 दिन का मौका मिलता है। नॉर्मली जो यहाँ पे हर स्टेट कमीशन में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन चाहे नेशनल कमीशन हो, 3 महीने के अंदर जो है केस को जो है सॉल्व करने की बात कही गई है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो एनजीओज का मतलब होता है यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वहीं पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन क्या होता है, ये मेंबर बेस्ड नॉन गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर जो है यहाँ पर आकर मेंबर बन सकते हैं, जो कि डिफरेंट कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं कंज्यूमर के बीच में, और लॉ के जरिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो पीपल की वेलफेयर के लिए जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये एनजीओ या फिर एनपीओ जो है क्रिएट किए जाते हैं। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ परफॉर्म सेवरल फंक्शंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो जो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंज्यूमर एसोसिएशन होते हैं और एनजीओ होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसके जरिए कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं जिससे कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके उनके राइट्स के बारे में। Publishing periodicals and other publication to impart knowledge about consumer problem, legal reporting, relief available and other matter of interest। तो यही जो एनजीओ है या फिर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट मैगजीन्स या फिर जो पैम्पलेट होते हैं उसको पब्लिश करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कौन से फॉरम में जाना है, क्या रिलीफ अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये पीरियोडिकल्स या फिर कोई अदर पब्लिकेशन वहाँ पर कर सकती हैं। कैरिंग आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर
product in accredited laboratories to test relative qualities of competing brand and publishing the test result of the benefit of consumer। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद जो है डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जो भी एक्रीडेट लेबोरेटरीज हैं यानी कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर जाके डिफरेंट प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, और टेस्टिंग की क्या रिपोर्ट आई है उसको जो है ये कस्टमर तक पहुँचाएं, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट खराब है। तो ये काम भी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं। इनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स, यानी कि अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई सेलर है वो जो है कोई गलत काम करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है, गलत प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए जो है स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करें, स्ट्रांगली एक्शन लें, उसके लिए जो है मोटिवेट करना है कंज्यूमर्स को। कई बार होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है लेकिन आप जो है आवाज़ नहीं उठाते हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, एनजीओ है, ये आपको वहाँ पर इंकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करते हैं। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, लीगल एडवाइस एक्सेट्रा इन सीकिंग लीगल रेमेडी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ये जो है आपको हेल्प करेंगे कि आप यानी कि जो कंज्यूमर जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको जो है लीगल एडवाइस वहाँ पर मिले, लीगल असिस्टेंट मिले, जिससे कि वो कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सके और उसको लड़ सके। फिलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ये खुद भी जो है जाकर अप्रोप्रिएट जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर स्टेट कोर्ट है या फिर नेशनल कमीशन है, वहाँ पर जाके जो है ये फाइल कर सकते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक नॉट फॉर ओनली इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनजीओज हैं ये खुद जो है इनिशिएट लेकर जो है कंज्यूमर कोर्ट में जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में जाकर जो है डिफरेंट केसेस को फाइल कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ इसके जरिए कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो ये जो एनजीओ है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, खुद जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं सभी पब्लिक के इंटरेस्ट में। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।